नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं इस घंटे की ये ताज़ा तरीन खबरों वाला बुलेटिन, जहां पर आपके लिए है सारा अपडेट, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की ताज़ा हेडलाइंस के साथ। एससीओ समिट में पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार, पहलगाम हमले का भी किया जिक्र। पीएम ने कहा आतंकवाद दुनिया के लिए चुनौती, कुछ देशों का आतंकवाद को समर्थन देना स्वीकार नहीं। रूस के साथ और बढ़ाया जाएगा कारोबार, पुतिन के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा फर्टिलाइजर, स्पेस और सिक्योरिटी के मोर्चे पर कारोबार बढ़ाने पर हुई बात। चीन के साथ भी निवेश बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने पर हुई चर्चा। शानदार घरेलू संकेतों ने बाजार में आज भरा जोश। दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ बाजार, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। बैंक निफ्टी भी 3 दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद। सोने और चांदी में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, एमसीएक्स पर चांदी 1.25 लाख के करीब पहुंची, सोना भी करीब 1% चढ़ा, भाव 1,06,000 के पास। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सरकार ने कहा याचिकाकर्ता के पीछे एक बड़ी लॉबी कर रही है काम। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि सर्विस की क्वालिटी से तय होगी एयरपोर्ट यूजर फीस। एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एईआरए ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। मनोज जरांगे पाटिल के मराठा आंदोलन पर महाराष्ट्र सरकार की बैठक। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत सभी मंत्री हुए शामिल। आंदोलन की वजह से दक्षिण मुंबई अस्त व्यस्त, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। और अफगानिस्तान में देर रात आए भूकंप से मची तबाही, अब तक 622 से ज्यादा लोगों की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एससीओ समिट की, जहां चीन की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की मौजूदगी में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने आतंकवाद को एक बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। इधर राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन के साथ मुलाकात हमेशा यादगार रहती है। उन्हें दिसंबर में पुतिन के भारत आने का इंतजार है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है।
इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में रूस के साथ कारोबार और बढ़ाया जाएगा। आज एससीओ समिट में साइडलाइंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच फर्टिलाइजर, स्पेस और सिक्योरिटी के मोर्चे पर कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इससे पहले चीन के साथ भी निवेश बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने पर बातचीत हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, काफी कुछ हो रहा है इस वक्त एससीओ समिट में, जहां पर पहले चीन और अब रूस के साथ खासतौर पे आर्थिक मोर्चों पर बात आगे बढ़ाई जा रही है। क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में? देखिए, एससीओ समिट जो हो रहा था उस पर सबसे ज्यादा निगाहें इस बात को लेकर टिकी थी कि चीन के राष्ट्रपति के साथ जब द्विपक्षीय बातचीत हो रही है तो वहां क्या निकल कर आ रहा है, रूस के राष्ट्रपति के साथ जब द्विपक्षीय बातचीत हो रही है तो वहां क्या निकल कर आ रहा है। और दोनों को दो चश्मे से देखा जा रहा था। सबसे बड़ा चश्मा यह था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में कह सकते हैं उथल पुथल मचा रखा है, भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है, ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड के लिहाज से ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका का शह मिला, उसको किस तरीके से आतंकवाद के सहारे पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत कामयाब हो पा रहा है। तो इन दोनों चश्मे से देखें तो चाहे मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन के साथ हो चाहे शी जिनपिंग के साथ हो, दोनों ही मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हुई। क्योंकि आपने देखा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया वो था कि आतंकवाद को, सीमा पार से आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका समर्थन मिला रूस से। दूसरी चीज, रूस से तेल खरीदने के एवज में 25% की अतिरिक्त ड्यूटी भारत पर लगाया ट्रंप ने। इसके बावजूद इस बैठक में निकलकर सामने आया कि भारत और रूस कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, सिक्योरिटी का सेक्टर हो, वहां पे आपसी कारोबार बढ़ाएंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। यानी अमेरिका के 25% टैरिफ के आगे भारत अपने संबंधों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा रूस के साथ, ये साफ हो चुका है। तो इस लिहाज से रूस वाली बैठक मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी। जी, तो ये तो बात हो गई रूस वाली बैठक की। चीन के साथ भी बैठक बताया जा रहा है काफी सकारात्मक रही है, कई मुद्दों पर वहां भी चर्चा हुई है। लक्ष्मण जी, उसके डिटेल्स क्या है? देखिए, चीन के साथ जो बैठक थी वो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण इस मायने में थी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन का उत्थान उतना ज्यादा हो, चीन मजबूती से उभरे। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत जो है रूस के साथ कारोबार करे, भारत और चीन के बीच में दोस्ती हो। इन सब के बावजूद जब ये द्विपक्षीय बातचीत हुई तो सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन और भारत में सबसे बड़ी चिंता किस बात को लेकर के है कि ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है। यानी चीन से इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। 99.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। इसके बावजूद बातचीत में साझा बयान में निकलकर सामने आया कि चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाएगा, निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और अलग अलग क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा दिया जाएगा। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थी। और सीमा पर जो तनाव है उसको एक आधार बनाया गया कि सीमा पर शांति बनाए रखेंगे तब ये बातचीत आगे बढ़ेगी। और चीन के राष्ट्रपति की तरफ से 4 जो उपाय सुझाए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि आपको संवाद बढ़ाना होगा, आपको भरोसा और ज्यादा बढ़ाना होगा। इस पर सहमति बनी है। तो मुझे लगता है इस लिहाज से भी, कारोबार के लिहाज से भी और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी और सीमा पर शांति के लिहाज से भी चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बैठक थी वो मुझे लगता है काफी सफल हुई। जी लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो चाहे चीन से हो चाहे फिर रूस से हो, प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट और उसके साइडलाइंस पर बातें की हैं और इन दोनों ही देशों के साथ भारत जो है आर्थिक मोर्चों पे आगे बढ़ रहा है और साथ ही जैसा भी बता रहे थे कि कई स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी ये बातचीत भारत के पक्ष में सुनाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बाजार की। शानदार घरेलू संकेतों से आज बाजार का जोश हाई रहा। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 555 पॉइंट चढ़ा है तो निफ्टी
ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी तेजी थी। मार्केट की डिटेल्स के साथ अब आ रही हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, हफ्ते की एक अच्छी शुरुआत। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन डोमेस्टिक जो क्यूज थे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में थे, जिसके चलते बाजार में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। आईटी पैक में अच्छी खासी रौनक थी। अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो कंपनीज ने अपना अगस्त का डेटा प्रेजेंट किया है, जिसके बाद अच्छी खासी रौनक हमें ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो सिल्वर है उसने अपने 14 ईयर के हाई को टच किया है, तो वहां से मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी खासी चमक देखने को मिली। ईएमएस शेयर्स में भी अच्छा खासा रुझान था। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे निफ्टी के गेनर्स कौन से रहे हैं। देखिए, आपको नंबर्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे कि जो ऑटो पैक के स्टॉक्स हैं वहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, चाहे वो बजाज ऑटो हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो या फिर हीरो मोटोकॉर्प हो। यहाँ का जो रुझान है काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो सन फार्मास्यूटिकल यहाँ पे करीबन 2% का डाउन साइड देखने को मिला है। आईटीसी, एचयूएल और टाइटन यानी कि एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर जो स्टॉक्स थे यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप की बात कर ली जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ईएमएस शेयर्स में अच्छी खासी तेजी है, जिसके बाद डिक्सन टेक में करीबन 5.5% का इजाफा, एबीएफआरएल करीब 8% बढ़ा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% और एम्फेसिस की बात करी जाए तो 5% का अपसाइड यहां पे भी देखने को मिला है आज के सत्र में। लूजिंग पॉकेट में सुंदरम फाइनेंस की बात करें तो 1% का डाउनसाइड, पूनावाला फिनकॉर्प करीब 0.5%, बंधन बैंक और ऑरबिंदो फार्मा में जो प्रेशर है वो हल्का फुल्का बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट का जिस समझे तो जो बुल्स है वो लीड लेते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन। तो ये था मार्केट अपडेट। और इधर एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि जीएसटी 28% से घटकर 18% होना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये जो जीएसटी कट को लेकर कवायद चल रही है, इस पर आपका क्या व्यू है रामदेव जी? कितना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है ये मार्केट के लिए? अनुज, आप समझिए कि भाई जो करने वाले हैं वो क्या क्या करेंगे। 28 से 18 और 12 से 5 है तो सिंपल बोलने का, लेकिन इतना सिंपल नहीं आने वाला है। अभी क्या क्या उसमें इफ्स एंड बट्स लगाएंगे वो समझना पड़ेगा कि भाई जैसे आपका सीमेंट 28 और 18 होता है, वो तो मेरे को लगता है इट विल बी स्ट्रेट पास थ्रू। आपका ऑटोमोटिव में पर्टिकुलरली द एंट्री लेवल जो है, चाहे मारुति हो, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे टीवीएस हो, ये सब जितने मतलब एक बेसिकली एक्चुअली रिफॉर्म करने का तो प्रेम से करने का, मतलब लाइक होल सेल में कि भाई चलो ठीक है 80-90 हज़ार लगा, 1 लाख करोड़ लगा, लेकिन बट जो बाउंस आएगा ये आपका इन्वेस्टमेंट है इनटू द फ्यूचर। आपको एक बार लाख करोड़ का गिनती में आता है, लेकिन उससे जो बाउंस आएगा आगे, जो कंजम्पशन में बाउंस आएगा, मेरे को लगता है 12 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा। एंड दैट टू परपेचुअली, हर साल आएगा आपको। ये तो आपको झटका 1 साल के लिए लगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑल्सो इज इन द मूड टू टेक द रिस्क टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी, particularly when the back is on the wall. So अब देखिए क्या आता है, इसके ऊपर है कि कितना सिंपल आता है और कितना जोर से आता है। तो बाजार में तेजी है। दूसरी तरफ सोने चांदी की कीमतों ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने और चांदी के दाम और आगे कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब बता रही हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। जी हाँ, एक और दिन और सोने चांदी में रिकॉर्ड तेज़ी अभी यहाँ पर कायम है। और सोने से ही अगर यहाँ पर शुरुआत करें तो हमने 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल्स आज यहाँ पर निकलते हुए देखे हैं। और इसी तेज़ी के साथ अगर आप पिछले 5-6 साल का गेंस देखें तो 2025 में पिछले 5 सालों के बाद इस तरह की तेज़ी यहाँ पर दर्ज की है। सोना इस साल में अब तक 33% तक चढ़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ये अपने ऑल टाइम हाइज के काफ़ी निकट है। भारतीय बाज़ारों में तेज़ी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि रुपये में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। आज भी एक नया लो हमने रुपए में बनते हुए देखा। रुपया इस साल में एशियन मार्केट्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, तो उसकी कैलकुलेशंस भी यहाँ पर गोल्ड में बनती हुई नजर आई हैं। खरीदारी इसलिए भी है क्योंकि सेफ हेवन बाइंग है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, अनसर्टनिटी जियोपॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और बाजार को लगता है कि आगे जाकर यूएस की तरफ से दरों में कटौती होगी तो उसका फ़ायदा भी हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा। और यही सारे फैक्टर्स हैं कि आपने चांदी में भी अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी।
की। चांदी ने एक्चुअली सोने को आउट परफॉर्म किया है और 40% की तेज़ी के साथ फिलहाल यहाँ पर चांदी में कारोबार है। भारतीय बाज़ारों की बात की जाए तो 1,24,000 रुपये प्रति किलो अब चांदी के प्राइसेस यहाँ पर चढ़ चुके हैं और पिछले 4 सालों के बाद ये 5वां ऐसा साल है जब लगातार यहाँ पर चांदी में भी तेज़ी है। ये बेस्ट तेज़ी एक्चुअली पिछले 5 सालों में चांदी में भी देखने को मिली है। सेफ हेवन के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है और सोने की खरीदारी तो सेंट्रल बैंक्स कर ही रहे थे इतने सालों से, लेकिन अब चांदी में भी खरीदारी यहाँ पर रशिया और सऊदी अरेबिया के सेंट्रल बैंक्स ने की है, जिसकी वजह से चांदी को यहाँ पर और भी सपोर्ट मिला है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड चाहे वो सोलार है, ईवी है, एआई है, इलेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर भी काफ़ी हद तक बढ़ी है और ये 5वां ऐसा साल है जब चांदी की प्रोडक्शन में या अवेलेबिलिटी में डेफिशिएंसी है। तो बाजार को लगता है कि चांदी यहाँ पर एक बेहतर विकल्प रह सकता है अगर आपको इन्वेस्ट करना है और एक साल के अंत तक 2025 के अंत तक 10-12-15% की तेज़ी यहाँ से भी चांदी शायद आपको और दिखा सकती है। पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इसे मंजूरी दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के काफी सारे कंसर्न उठ रहे थे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो साल 2023 से पहले की गाड़ियां हैं वो E20 पेट्रोल के कंपेटेबल नहीं है। इतना ही नहीं, इससे माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस भी काफी बढ़ रही है। तो जो ग्राहक है उनको एक विकल्प मिलना चाहिए कि वो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ले सके या फिर खाली पेट्रोल ले सके। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने इसका विरोध किया। सरकार ने कहा कि ये सिर्फ एक याचिकाकर्ता नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सारी लॉबी खड़ी है। कोई बाहर का व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम किस तरह का तेल खरीदेंगे, इससे किसानों को फायदा हो रहा है। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि अब E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम सरकार का पहले की तरह ही चलता रहेगा। और इधर बहुत शुक्रिया असीम, लेकिन लोगों के मन में E20 पेट्रोल को लेकर बहुत सारे सवाल है। क्या सच में इससे गाड़ी के माइलेज पे फर्क पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, उसके इंजन पे इम्पैक्ट आता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम देने जा रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में। E20 पेट्रोल इंजन में झोल जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज 5:57 पर आज का कंज्यूमर अड्डा। एयरपोर्ट पर आपको कितनी सुविधाएं मिलती हैं? बैगेज डिलीवरी, चेक इन और सिक्योरिटी जैसी चीजें कितनी सही हैं? अब इसी से तय होगा कि यात्रियों से कितनी यूजर फीस वसूली जाएगी। हमने आपको मार्च में ही बताया था कि एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर AERA परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। अब इसका कंसल्टेशन पेपर आ चुका है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो ये रोहन, एक कॉमन शिकायत है एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोगों को कि एक यूज़र डेवलपमेंट फीस उनके टिकट में जुड़ी होती है, लेकिन कई बार एयरपोर्ट पर एक्सपीरियंस उनके अच्छे नहीं होते हैं। अब इस कंसल्टेशन पेपर में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, आमतौर पे जब किसी एयरपोर्ट का टैरिफ डिटर्मिनेशन होता है तो जिन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि कितना इन्वेस्टमेंट ये करने जा रहे हैं, कितना ट्रैफिक होने जा रहा है, लेकिन आप जो यूज़र डेवलपमेंट फीस देते हैं क्या उसके बदले में आपको सही सुविधाएं मिलती है, इस पर अब तक बहुत ध्यान नहीं दिया गया। तो अब एरा जो एयरपोर्ट रेगुलेटर है उसने एक कंसल्टेशन पेपर डाला है जो कि जिसमें ये कहा गया है कि इसे लिंक किया जाएगा कि आने वाले समय में किसी एयरपोर्ट का टैरिफ कितना होने वाला है। कुछ खास करीब 40 के करीब पैरामीटर्स रखे गए हैं, कुछ सब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि चेक इन में आपको कितना समय लगता है, सिक्योरिटी में आपको कितना समय लगता है, बैगेज आपका सही से आता है कि नहीं, जो वॉशरूम्स हैं वो साफ़ हैं या नहीं, सीटिंग व्यवस्था पूरी है कि नहीं, इस तरह के तमाम पैरामीटर्स रखे गए हैं। इसमें जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी लिया जाएगा, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए एरा जो है एक थर्ड पार्टी को नियुक्त करेगी, साल में 2 बार उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और इसमें 2 चीज़ें खास होगी। एक इंसेंटिव का प्रावधान रखा गया है, अगर जो एयरपोर्ट है उसकी रेटिंग अच्छी होती है तो उसको इंसेंटिव दिया जा सकता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट की जो रेटिंग है वो खराब होती है तो जो UDF होता है उसमें कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल ये एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के स्तर पे है, तमाम एयरपोर्ट्स को बुलाया गया है, खासतौर पर जो मेजर एयरपोर्ट्स है उस पर यह लागू होगा। 24 तारीख को तक सबको अपने इसमें कमेंट्स देने हैं और उसके बाद जो है जो बदलाव हैं वो लागू हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण की मांग के साथ मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज चौथा दिन है और आज से मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पानी भी नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज इस मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंदोलन की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत पर नाराजगी जताई है। तमाम अपडेट्स के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता विवेक गुप्ता से। विवेक, अब सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए क्या कर रही है? विपिन, देखिए, इस पूरे मामले में आपको बताना चाहेंगे कि जो मराठा एक्टिविस्ट है मनोज जरांगे पाटिल, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मुंबई आजाद मैदान पहुंचे हुए हैं। लेकिन आजाद मैदान के साथ साथ जो साउथ बॉम्बे का जो इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे CST जंक्शन हो गया, फ्लोरा फाउंटेन हो गया, मेट्रो जंक्शन हो गया, ये पिछले 4 दिनों से पूरा चौको ब्लॉक किए हुए हैं। यानी कि उनकी गाड़ियां जो है मराठा आंदोलनकारियों के वहां पर है। और CST स्टेशन के बाहर जो मेन जंक्शन है, आप समझ सकते हैं कि वो मुंबई की दिल का माना जाता है। BMC दफ्तर है वहां पर, सारे सरकारी दफ्तर, कोर्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पर। 4 दिन से वो पूरी तरह से बंद है, कोई भी गाड़ी आवाजाही वहां पर नहीं है। आज यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट में ये पूरा एक पिटीशन डाली गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उनके परमिशन सिर्फ आजाद मैदान की है, लेकिन उन्होंने साउथ बॉम्बे को पूरा घेर के रखा हुआ है। इस पर कोर्ट ने बड़ा फटकार लगाते हुए जरांगे पाटिल और जो मराठा आंदोलन है उनको कहा कि जो बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे मुंबई की जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है और महाराष्ट्र सरकार को साफ तौर पे बोला है कि कल 3 बजे तक आजाद मैदान के अलावा जो लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि CST स्टेशन के बाहर, फ्लोरा फाउंटेन जो पूरा बंद किया हुआ है, फिर जो मेट्रो जंक्शन है, उन जगहों को बिल्कुल क्लियर किया जाए ताकि ट्रैफिक में लोगों को परेशानी ना हो और जो मुंबई की जनता दफ्तर में काम करने जा रही है या फिर दूसरे काम करने जा रही है उनको दिक्कत ना हो। तो कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिए कि इन जगहों को साफ तौर पर हटा देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए और जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आजाद मैदान में होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जरांगे पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि 4 दिन से वो अनशन पर है। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो आज पानी भी पीना बंद कर देंगे और वो बिल्कुल अड़े हैं कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेंगे वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे और बड़ी तादाद में जो है मराठा है वो धीरे धीरे मुंबई में बढ़ते रहेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती रहेगी कि वो कोर्ट का भी आदेश माने और साथ ही साथ जी आपसे अपडेट इस पर और लेंगे अगले बुलेटिन में भी, क्योंकि अभी हमारे लिए थोड़ा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन लगातार आप स्थिति पर नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए विवेक। इधर बीती रात अफगानिस्तान में आए 6.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें अब तक करीब 622 लोगों की मौत की खबरें हैं, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वो इमारतों के मलबे में दबे रह गए। शहर में रात भर झटके महसूस किए गए। USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर के लगभग 17 मील दूर था। भूकंप के बाद तालिबान सरकार ने बचाव के काम तेज किए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस त्रासदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर आपके लिए जारी है और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक क्लिक से आप पाएंगे ताज़ा खबरें। नमस्कार।